inscriptions. This is factual, but these inscriptions, they, we can say, provide the backbone of Indian history writing. You may have heard of, there are many inscriptions, edicts. These are written on walls of temples or any other building, stone surfaces, specifically erected pillars, and also on copper plates or the plates of some other metals. Usually they are written pieces but found as part of archaeological excavations and explorations. They form a category of archaeological sources. So we don't include inscriptions as part of the literary sources. We include them as part of the archaeological sources. Isn't it? Now, if you take note of the inscriptions, their study is called, this term itself can be important, epigraphy. So epigraphy means a study of inscriptions. पीटी के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, इस पर भी बन सकते हैं. एपिग्राफी रिफर्स टू ए कुछ और, बी कुछ और, सी इस तरह से बन सकते हैं. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड एपिग्राफी. नाउ दिस इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर द एंशिएंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री. Ancient part of Indian history is constructed on the basis of so many sources. We have archaeological sources, we have literary sources, but in reconstruction of the history of ancient India, inscriptions have played a key role. Is this clear? इन जनरल इंस्क्रिप्शंस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है, हिस्टोरिकली हाउ दे आर रिकंस्ट्रक्टेड, what kind of generalizations have been made, what are their limitations, what are their weaknesses, all these things are part of main examination. मेन एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस एनालिटिकल पूछे जाते हैं, उनके लिमिटेशंस, उनके एग्जैगरेशंस, उनका इवेल्युएशन. यहाँ पर पीटी के लिए मेरे ख्याल से हमें इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और हमें मेनली फोकस करना चाहिए जो डिटेल्स हमें मिलते हैं और वहीं तक एनालिसिस में जाना चाहिए जहाँ तक कि ये डिटेल्स हमें फैसिलिटेट करते हैं उस तरह के एनालिसिस को और जहाँ तक हमें लगता है कि पीटी की ज़रूरत है. सिंस दिस आर पीटी रिवीजन क्लासेस, तो हमें थोड़ा सा बच के रहना होगा इसमें. तो इंस्क्रिप्शंस, दे आर स्टडी नोन एज एपिग्राफी. They are particularly useful for the reconstruction of which part of Indian history? Ancient part of Indian history. Third thing, they are written, they are recorded pieces of evidence, but despite this, they are not included in the list of literary sources. They are treated as part of archaeological sources for the simple reasons that they have been found mostly as a result of archaeological processes like exploration and excavations. Is that clear? And one more thing that we have just discussed, they are found mainly on stone slabs, walls of ancient monuments and buildings. They are also found on copper plates. Is that clear? Now from ancient to medieval, if we take note of the list of major inscriptions, तो मैं आपको इनिशियली एक प्लान बना देता हूँ और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे. देखो, सबसे पहले राइटिंग का एविडेंस मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में. हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन विच हैज़ लेफ्ट रिटन रिकॉर्ड्स फॉर अस. और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट है उसका जो एविडेंस मिला है वो कई जगहों से हमें मिला है. जैसे हमें मिलता है उनके सील्स के ऊपर इंडस लेटर्स मिल जाते हैं. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें है, वो है सो कॉल्ड साइन बोर्ड फ्रॉम धौलावीरा, जहाँ पर कि इस स्क्रिप्ट के 10 लेटर्स हमें मिले हैं. 10 लेटर्स ऑफ दिस स्क्रिप्ट एक साथ मिले हैं. दिस इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट एविडेंस. लेकिन क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एज वी डिस्कस्ड इज
ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक पास्ट, और रीज़न ये है कि द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। किसी एक क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब इसको पढ़ा नहीं जा सका है तो इससे बस एक ही चीज़ का पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग पढ़े लिखे थे, कम से कम लिटरेट ट्रेडिशन की शुरुआत हो चुकी थी, इतना ही पता चलता है। ये नहीं पता चलता कि वो क्या पढ़ते थे, क्या लिखते थे, उनका थीम क्या था, ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट लिटरेट सिविलाइजेशन ऑफ दिस सबकॉन्टिनेंट, दैट इन्फ्रेंस दैट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट। बट स्क्रिप्ट्स और इंडस inscriptions are not going to be important for us in the absence of decipherment, ठीक है। अगर पढ़ लिया जाएगा तो हो सकता हो कि पूरे इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को फिर से बदलना पड़ जाए हमें। तो आईबीसी का एक आइसोलेटेड केस है, उसको अलग रखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर एंशिएंट पास्ट की बात करें तो इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन वी हैव द टाइम ऑफ द मौर्याज। मौर्यन एज से इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि अशोकन एडिक्ट्स, अशोक का नाम सुना होगा आपने, अशोकन एडिक्ट्स, ये बेसिकली एडिक्ट्स हैं, इनमें रॉयल ऑर्डर है, ये बेसिकली इंस्क्रिप्शंस ही हैं। ये क्या हैं? इंस्क्रिप्शंस हैं। अशोकन एडिक्ट्स वी कैन से मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन एपिग्राफी। इनके साथ ही एपिग्राफिकल स्टडीज की शुरुआत होती है। अशोकन एडिक्ट्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन एपिग्राफी। इससे पहले जो कुछ भी इंडियन हिस्ट्री में हुआ है उसके जानने के लिए हमारे पास वैसे भी सोर्स कम है, लेकिन एपिग्राफी तो है ही नहीं। आईबीसी में लगता है कि है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, बिकॉज द स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर्ड। तो ये अपने आप में ये क्वेश्चन हो सकता है कि इंडियन एपिग्राफी की शुरुआत कब से होती है? ए, गुप्ता एज, बी, द एज ऑफ द कुशानाज, सी, द एज ऑफ द मौर्याज, डी, द संगम एज। सो द आंसर इज सी, द एज ऑफ द मौर्याज। आप समझ सकते हैं ना कि क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं। लिमिटेड सेट ऑफ डिटेल्स के ऊपर बहुत डायनेमिक तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं अशोक के, दे आर नोन एज एडिक्ट्स। वो एडिक्ट्स इसलिए कहलाते हैं कि उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन स्टेट से है, उसकी पॉलिसी से है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से है, तो इसलिए उनको हम लोग प्रीफर करते हैं क्या कहना? एडिक्ट्स कहना। अदरवाइज वी कैन से कि एडिक्ट्स आर अ कैटेगरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। एवरी इंस्क्रिप्शन कैन नॉट बी एन एडिक्ट, ठीक है ना। लेकिन वो इंस्क्रिप्शंस जिनका रिलेशन रॉयल्टी के साथ हो, रॉयल ऑर्डर के साथ हो, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एडिक्ट है। इज दैट क्लियर? अगर मौर्यन एज में बात की जाए एडिक्ट्स की, तो अशोक के एडिक्ट्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। उस कैटेगराइजेशन में हमें अभी नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आमतौर पे जो टोटल एडिक्ट्स हैं उनमें से जो 14 है, 14 रॉक एडिक्ट्स कहलाते हैं। कितने रॉक एडिक्ट्स? 14 टोटल रॉक एडिक्ट्स हैं और 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। बस एक जनरल नंबर याद रखो, 14 रॉक एडिक्ट्स एंड 7 पिलर एडिक्ट्स। इन रॉक एडिक्ट्स में आमतौर से हमें अशोक की धम्मा की पॉलिसी के बारे में पता चलता है, उसके आइडियोलॉजिकल पोजीशन के बारे में पता चलता है, उसके सोशियो आइडियोलॉजिकल लोकेशन, सोशियो आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी के बारे में पता चलता है। पिलर एडिक्ट्स में आम तौर पे ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस टू द ऑफिसेस, दैट इज पॉलिसीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन।
So this is ideological and moral position reflected in 14 rock edicts. 7 pillar edicts are mainly associated with policies and their implementation, या ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, इनका मोरल और आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। फिर मेजर एडिक्ट्स को भी कभी कभी माइनर और मेजर में बांटते हैं, रॉक एडिक्ट्स को भी, उसी तरह से पिलर एडिक्ट्स को भी बांटते हैं, लेकिन उस तरह के कैटेगराइजेशन में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। इन जनरल वी शुड नो कि रॉक एडिक्ट्स आर अबाउट अशोकास धम्मा, पिलर एडिक्ट्स आर अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। इज दैट क्लियर? दैट मच विल बी सफिशिएंट। अब अशोकन एडिक्ट्स के बारे में हमें कुछ चीज़ें तो हमें जाननी पड़ेंगी, जैसे कि वी कैन से कि दे आर द ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शंस। ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शंस ऑफ द इंडियन पास्ट। इससे पहले अगर कहीं कुछ लिखा गया होगा तो लिखा गया होगा, हम नहीं पढ़ पाए हैं उसको। सो एनीथिंग रिटन इन इंडिया विच हैज़ बिन डिसाइफर्ड बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द टाइम ऑफ द मौर्याज। तो फिर वो इंसान जिसने कि पहली बार पढ़ा था वह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो डिसाइफर्ड बाय आप लिख सकते हो कि किसने ऐसा किया, तो डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, ये बहुत बड़ा ओरिएंटल स्कॉलर था, उसने ऐसा किया। एंड द ईयर वाज 1837। 1837 तक आते आते राजा राम मोहन राय की डेथ हो चुकी थी। तो क्या आपको लगता नहीं है कि कितना आयरनिकल सिचुएशन है? एक एंशिएंट रिफॉर्मर अशोका से एक मॉडर्न रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय मिल नहीं पाए। अगर ये एडिक्ट्स और ये इंस्क्रिप्शंस अगर कुछ साल पहले डिसाइफर हो गए रहते तो राजा राम मोहन राय को शायद खुशी होती कि एंशिएंट में भी कोई उनकी स्पिरिट का, हालांकि प्रिंसिपल अलग हो सकता है, लेकिन रिफॉर्म की बात करने वाला कोई एंशिएंट रूलर हुआ था। तो ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शंस ऑफ द इंडियन पास्ट एंड दे वर डिसाइफर्ड इन द ईयर 1837 बाय अ फेमस ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ट्रेडिशन को जानने समझने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए एक रिगार्ड या एक रेस्पेक्ट का भाव रखते थे, सेंस रखते थे। इज दैट क्लियर? अब दो और चीज़ें आती हैं कि अशोक के एडिक्ट्स में लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं और स्क्रिप्ट्स कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं। इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन एग्जामिनेशन में इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ लैंग्वेजेस को नोट कर लीजिए कि प्राकृत इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, कह सकते हैं मेन लैंग्वेज। प्राकृत का एंशिएंट इंडिया में कुछ अलग तरह से सिग्निफिकेंस है। प्राकृत वाज द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। संस्कृत लेटर ऑन इमर्ज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द क्लासेस। तो एज लेट एज इन द गुप्ता टाइम, अगर गुप्ता टाइम के नाटक या जो ड्रामाज हैं अगर उनको देखें हम, तो उसमें जो अपर कास्ट या हाई कास्ट, हाई कल्चर के कैरेक्टर हैं वो संस्कृत बोलते हुए दिखते हैं, और जो सो को लोअर कास्ट के कैरेक्टर हैं उनको प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। एक चीज़ तो तय है कि एंशिएंट टाइम में, गुप्ता पीरियड तक मान सकते हैं हम, कि जो आम आदमी बोलता था उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन प्राकृत से था। ये बातें कही जा सकती हैं नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और दक्कन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बहुत साउथ की तरफ चले जाते हैं, इफ़ यू गो टू द फार साउथ, तो वहाँ पर हमें तमिल दिखाई दे सकता है। तो प्राकृत वाज द मेन लैंग्वेज, एंड कॉन्टेक्स्ट वाइज वी शुड ऑल्सो नो कि बुद्धा एंड महावीरा एंड मोस्ट ऑफ द प्रीचर्स of the 6th century BC had preached in the Prakrit language, and the same language was to be used by Ashoka for his inscriptions, and that was the main language of the masses. दूसरी जो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पार्ट में ऐसा लगता है कि मौर्याज के टाइम में भी कुछ फॉरेनर्स आ चुके थे। वी नो अबाउट इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, दैट वाज अराउंड 326 BC,
और हम मानते हैं कि अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे वो होम सिक महसूस कर रहे थे, तो कुछ वापस चले गए, कुछ डर के मारे मगध की तरफ नहीं बढ़े, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि ना मगध की तरफ बढ़े ना घर वापस गए, वो वहीं पे सेटल्ड हो गए। तो उस इलाके में बाद में हम देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न टाइम में ग्रीक रूलर्स आते हैं जिनको बैक्ट्रियन ग्रीक कहा जाता है। ये वही इलाका था जहाँ पे ये ग्रीक रूलर्स सेटल हो गए थे। तो ऐसा लगता है कि अशोक जब रूल कर रहा था, अशोक के ग्रांड फादर चंद्रगुप्ता के ज़माने में ही या उससे थोड़ा पहले लास्ट नंदा रूलर धनानंदा के ज़माने में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। चंद्रगुप्त के ज़माने में सेल्यूकस का इन्वेजन हुआ था, दैट वाज 305 306 बीसी। लेकिन ऐसा लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड या ग्रीको रोमन वर्ल्ड के साथ इंडिया का कनेक्शन लगातार बढ़ रहा था और उस ओरिजिन के लोग रहना शुरू कर चुके थे इंडिया के कुछ इलाकों में। और उन इलाकों में जब अशोक ने अपने एडिक्ट्स इनग्रेव करवाए तो उसके लिए उनकी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। जैसे हमें दो और लैंग्वेजेस मिलती हैं, एक है ग्रीक और है आरामाइक, ग्रीक एंड आरामाइक, ग्रीक एंड आरामाइक, ठीक है ना। उसी तरह से अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो सबसे मेजर जो स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसी स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में डिसाइफर किया था। हम कह सकते हैं कि दिस वाज द मेन स्क्रिप्ट। इसके अलावा एक और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है जिसको हम कहते हैं खरोष्ठी। वी बिलीव दैट खरोष्ठी डेवलप्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द Achaemeni in Hindi and Achaemenid in English empire that was the ancient Persian empire। इंडिया के कुछ इलाके इसमें शामिल थे जो कि उसके सबसे रिचेस्ट पार्ट कहलाते थे और वहाँ के 20th प्रोविंस के तौर पर यही आज के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इलाका है वो शामिल था। तो ऐसा लगता है कि ड्यू टू पर्सियन इन्फ्लुएंसेस इन द एंशिएंट टाइम इन इंडिया देयर डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट दैट इज नोन एज खरोष्ठी, और अशोक ने उस इलाके में खरोष्ठी स्क्रिप्ट का भी उसने इस्तेमाल किया है। ग्रीक का भी इस्तेमाल हुआ। ग्रीक इज अ लैंग्वेज एज वेल एज स्क्रिप्ट एंड द सेम इज द केस विद आरामाइक। आरामाइक इज ऑल्सो अ लैंग्वेज एज वेल एज a script. So total how many languages are used in Ashokan edicts? 3. Total how many scripts are used in Ashokan edicts? 4. Is that clear? Now if we proceed further, again what is the significance of the Ashokan edicts? यहाँ पर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मल सी कुछ चीज़ें बताऊं ताकि आपको फैक्ट्स रिटेन करने में आसानी हो। वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडिक्ट्स वी डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, वी कम टू नो अबाउट द ब्यूरोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मौर्याज, their attitude towards their neighbors. We also come to know about the political condition of the South India. And then we have also the theory of kingship of the Mauryas, that is the position or status of the king in both politics and society. इस तरह की चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। प्लस अशोका के धम्मा के बारे में जानकारी मिलती है और उसके धम्मा के बारे में जो कि उसकी पॉलिटिकल पॉलिसी है, जो कि कभी कभी उसके रिलीजन भी लोग मान लेते हैं, उससे उस समय के जनरल मोरल इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट के बारे में हमें पता चलता है। तो अगर कभी कोई स्टेटमेंट दे दे कि अशोक के एडिक्ट से हमें क्या पता चलता है, तो उसकी इन सब चीज़ों के अलावा उसकी पर्सनल लाइफ का भी पता चलता है, उसके टाइटल्स, उसके नेम्स, उसका नाम, उसके टाइटल्स, ये सारी चीज़ें हमें अशोकन एडिक्ट से पता चलती हैं। यहाँ उस हम लोग जनरल डिस्कशन के तहत नहीं जाएंगे, वो मेन एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक एडिक्ट्स की जिसमें ना कुछ चीज़ें मिली हैं और वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे अशोक के सारे एडिक्ट्स में से एक एडिक्ट याद रखना, वो है 13th मेजर रॉक एडिक्ट। विच मेजर रॉक एडिक्ट? 13th मेजर रॉक एडिक्ट। 13th मेजर रॉक एडिक्ट में अब ये कहाँ से मिला, किधर से मिला छोड़ दो, बस इतना जानो कि वो जो बहुत फेमस कहानी है कि हाउ अशोका कनकर्ड कलिंगा, but due to bloodshed and violence that he witnessed, he also witnessed a change in his heart, and then
he abandoned the policy of wars and conquest and started a new policy of cultural conquest that is known as धम्मा और धम्म विजय। तो ये सारा चेंज जहां पर मेंशन है वो इसी रॉक एडिक्ट में मेंशन है, 13th रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो आप अगर सिर्फ इतना लिख लो कई, यहां पर वी हैव मेंशन ऑफ कलिंगा वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द किंग। एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट? कि अबेंडनमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ भेरी घोषा, दैट इज wars and conquest, and adoption of the policy of what he calls Dhamma Ghosha, that is victory through, आज के दौर में इसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, गुडनेस, that is dharma, so that is defined as policy of cultural conquest. So that is the significance of the 13th major rock edict, with description of the Kalinga war and its impact on the king because of the bloodshed, violence, destruction and devastation caused by the war. ये क्लियर है? अब एक और इंस्क्रिप्शन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि देखो अशोक के ना टाइटल्स में, अशोक के एडिक्ट्स में उसके टाइटल्स ही मिलते हैं खास तौर से, देवानाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी राजा, आपने पढ़ा होगा यहाँ तक आते आते। इस बार अगर आप ईयर होने जा रहे हैं एग्जाम में तो ये सारी चीज़ें हमको पता होंगी। उसमें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक इंस्क्रिप्शन है कर्नाटक में मिला है जिसका नाम है मास्की इंस्क्रिप्शन। यहाँ इंस्क्रिप्शन का नाम है कि मास्की से मिले इंस्क्रिप्शन में, मास्की इंस्क्रिप्शन ही कहते हैं इसको, अशोक का पर्सनल नाम हमें पहली बार मिलता है, पर्सनल नेम ऑफ अशोका। अशोक का पर्सनल नेम अशोक ही था। एक्चुअली हुआ ये था कि पुरानाज में मौर्यन रूलर्स की लिस्ट में हमें अशोक नहीं मिलता था, सॉरी देवानाम प्रियदर्शी नहीं मिलता था, जो कि इंस्क्रिप्शंस में मिलता था, और इंस्क्रिप्शंस में देवानाम प्रियदर्शी तो मिलता था लेकिन अशोक नहीं मिलता था। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम हिस्टोरियंस रिमेन कन्फ्यूज्ड कि ये देवानाम प्रियदर्शी अगर एडिक्ट्स के बेसिस पर इतना ही इम्पोर्टेंट मौर्यन रूलर था तो फिर पुरानाज में उसको मेंशन किया जाना चाहिए था, और अगर पुरानाज में डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर अशोक वाज एन इम्पॉर्टेंट मौर्यन किंग तो उसका और कोई दूसरा एविडेंस क्यों नहीं मिलता। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पुरानाज अशोका के अचीवमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्क्रिप्शंस देवानाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी राजा के अचीवमेंट्स बहुत दिनों तक अलग अलग रूलर्स के अचीवमेंट्स माने जाते रहे। बट देन देयर वाज डिस्कवरी ऑफ एन इंस्क्रिप्शन एट अ प्लेस कॉल्ड मास्की, दैट मास्की इज इन कर्नाटक। वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है अशोका देवानाम प्रियदर्शी। तो उसका पर्सनल नेम हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? मास्की इंस्क्रिप्शन में। फिर और जगहों से मिलता है, जैसे एक जगह है गुर्जरा, वहाँ से भी मिला है, ये एमपी में कहीं है, मास्की कर्नाटक में है। फिर एक और जगह है नेतूर, वैसे जानकारी के लिए जान लीजिए नेतूर है। फिर एक और जगह है उदय गुलाम। ये ऐसी जगह हैं जहाँ से अशोक के नाम मिलते हैं हमें। उदय गुलाम, तो मास्की का लोकेशन बस जानिए, गुर्जरा, नेतूर, उदय गुलाम आर ऑल्सो 3 sites that have produced evidence related to the personal name of Ashoka. क्लियर? अब यहाँ पर एक और स्पेशल जगह है जहाँ अशोक का सिर्फ नाम ही नहीं मिलता बल्कि अशोक का एक स्केच भी मिला है, अशोक की एक तस्वीर भी मिली है। अब आप समझ सकते हैं कुछ ज़माने में पत्थर के ऊपर कार्विंग्स ही हो सकती थी, तो उस जगह को भी लिख लीजिए। लिखिए कंगना हल्ली, कंगना हल्ली, कंगन हल्ली, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से कि अशोक के बारे में हमें उसकी तस्वीर या उसका स्केच या उसकी इनग्रेविंग्स, कार्विंग्स, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। So these are some places associated with Ashok in terms of his personal name. ठीक है ना? अब अशोक के इंस्क्रिप्शंस में
वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं पीटी फैक्ट्स के हिसाब से, कि सांची एक जगह है जहाँ से कि अशोक के एडिक्ट्स मिले हैं। सांची वॉज अ वेरी फेमस मौर्यन साइट। वहाँ का जो स्तूप है माना जाता है कि ओरिजिनली बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, लेटर ऑन इलाबोरेटेड, एक्सपेंडेड, ब्यूटिफाइड अंडर, we don't know exactly the names of the rulers, but under the शातवाहना शुंगाज। तो सांची से जो इंस्क्रिप्शन मिला है, एक चीज़ तो ये है कि वो जो सारनाथ से 4 लायंस मिलते हैं ना, वैसे ही लायंस वहाँ से भी मिले हैं, सांची से भी मिले। अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है। प्लस यहाँ पर एक उसकी वाइफ का मेंशन है, मेंशन ऑफ देवी, ये नाम है उसकी वाइफ का। और इसी वाइफ को, जो कि एक उज्जैन के ग्रेन मर्चेंट की बेटी थी, अशोक के उस बेटे और उस बेटी की माँ माना जाता है, जो कि श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। बेटी का नाम था संघमित्रा, बेटे का नाम था महेंद्र। उसी तरह से अशोक के इस इंस्क्रिप्शन के बारे में तो सब लोग जानते हैं, सारनाथ। यहाँ से जो 4 लायंस मिले हैं वही हमारे नेशनल एम्बलम्स में हैं। और कुछ साल पहले मेरे ख्याल से जब पुरानी संसद, पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग छोड़कर हम लोग नए की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, तो कुछ सिंबॉलिक चीज़ें अलग अलग डायनेस्टी से ली गई थी। उनमें इन 4 लायंस को भी लिया गया था, लेकिन उनके अपीयरेंस में थोड़ी सी चेंज आ गई थी। तो कुछ लोगों को लगा था कि दिस लायंस आर नाउ रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग इंडिया इन द न्यू सेंचुरी। पीपल क्लेम दैट वी एज अ नेशन आर चेंजिंग। तो थोड़ा सॉफ्ट इमेज बदल के, थोड़ा मसल फ्लेक्सिंग। तो हुआ यह था कि इन लायंस के फेशियल एक्सप्रेशंस में थोड़े बहुत चेंजेस आ गए थे शायद, जिसको लेकर 3-4 साल पहले काफ़ी खबरें बनी थी। ठीक है ना। तो सारनाथ से वो हमें लायंस मिल जाते हैं। फिर अशोक के पर्सनल फेथ, बुद्धिज्म के साथ उसका कनेक्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक ने कलिंगा के बाद बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, तो कुछ कहते हैं कि अपने भाई के इन्फ्लुएंस में किया, तो कुछ कहते हैं कि देवी जो ग्रेन मर्चेंट की बेटी थी उसके इन्फ्लुएंस में किया। अब इस चक्कर में मत पड़िए। हाँ, अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, और उसका हमें एविडेंस मिलता है भाबरू से। भाबरू एक जगह है राजस्थान में। तो बस इतना जानिए कि भाबरू इंस्क्रिप्शन अशोक का है। और यहाँ से हमें क्या मिलता है कि अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, वो जो मशहूर एक्सप्रेशन है बुद्धिज्म का, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इस तरह का एक्सप्रेशन आपको भाबरू एडिक्ट से मिलता है। भाबरू इज सिचुएटेड समवेयर इन द राजस्थान। सो दिस एडिक्ट इज इंपॉर्टेंट। उसी तरह से एक और एडिक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है अशोक का, वो है रूमनदेई। ये आज के नेपाल में है। ये तब के महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के बर्थ प्लेस के पास था। एंड अशोक ने लगभग उन सभी जगहों को देखने की कोशिश की जिनका कनेक्शन बुद्ध के साथ रहा था, इंक्लूडिंग हिज बर्थ प्लेस। अब यहाँ पर रूमनदेई इंस्क्रिप्शन है, और उस इंस्क्रिप्शन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हम लोगों के लिए, जिससे ये पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध के रेस्पेक्ट में वहाँ के लोगों को कुछ कंसेशन दिए थे टैक्स में। और कंसेशन देते समय भी उसने पूरा का पूरा रेवेन्यू खत्म नहीं किया था, बल्कि जो भी रेट रहा था जिसके बारे में हमको नहीं पता, उसको घटाकर उसको उसका इतना कर दिया था, 1/8 कर दिया था। यानी कि अगर 8 रुपये लिया जाता रहा तो 1 रुपये लिया जाएगा। लेकिन इस टोकन ऑफ रेस्पेक्ट में भी अशोका वाज वाइज एनफ या प्रैग्मेटिक एनफ, प्रैक्टिकल एनफ, कि उसने पूरी तरह से रेवेन्यू को एबॉलिश नहीं किया, और सिर्फ 1/8 वहाँ के लोगों को पे करने को कहा गया। एंड दिस इज सीन एज अ मार्क ऑफ हिज डिवोशन टू बुद्धा। सो रूमनदेई इंस्क्रिप्शन, भाबरू इंस्क्रिप्शन, मास्की इंस्क्रिप्शन, सांची इंस्क्रिप्शन, 13th मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, ये कुछ अशोक के ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जहां आमतौर पे हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा इनकी डिटेलिंग में आप न जाएं। इन जनरल आप ये जानें कि अशोक के एडिक्ट्स में हमें क्या मिलता है। तो उसकी धम्मा की पॉलिसी,
उस पॉलिसी के तहत लिए गए मेजर्स और उसके लिए डिप्लॉय किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। कुछ ऑफिसर्स के नाम भी मिलते हैं, लेकिन उन सबको अभी यहाँ छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना। और जनरल सिग्निफिकेंस हमें पता है कि लेजिटिमेसी के लिए था, आम आदमी की लैंग्वेज में आम आदमी से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए था। एंड ऑल दिस मेजर्स आर सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट that Ashoka altogether developed a new kind of legitimacy seeking measure. Is this clear? So ये मौर्यन टाइम के एडिट्स की बात हो रही है जब से कि इंडियन एपिग्राफी की शुरुआत हुई थी। मौर्याज का टाइम हम लोग हिस्ट्री में देख चुके हैं, कौन सा टाइम माना जाता है आमतौर पे 300 BC टू 200 BC। इसमें इंस्क्रिप्शंस की क्या जर्नी है ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इंस्क्रिप्शंस विच आर कनेक्टेड विद द मौर्याज, द फर्स्ट इंपीरियल डायनेस्टी या फर्स्ट एम्पायर आप कह सकते हो। हालांकि इंपीरियलिज्म की शुरुआत तो मगध के नंदास की पीरियड में ही हो चुकी थी, लेकिन कह सकते हैं कि एंसेंट इंडिया के पॉलिटिकल डेवलपमेंट का क्लाइमेक्स आपको मौर्याज के टाइम में दिखाई देता है। अब इस पीरियड में देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम द अशोकन एडिक्ट्स, दो और ऐसे एडिक्ट हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक एडिक्ट मिला है महास्थान, जो कि आज के बांग्लादेश में है, और एक इंस्क्रिप्शन मिला है हमें सोहगौरा से, जो कि आज के ईस्टर्न यूपी में है। ये मौर्यन पीरियड के ही माने जाते हैं, महास्थान एंड सोहगौरा। इनकी खासियत यह है कि ये रॉक सरफेस पे ना मिलकर किस पे मिले हैं, कॉपर प्लेट्स पे मिले हैं। और इनमें जो कंटेंट है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कंटेंट है फेमीन रिलीफ मेजर्स, बस इतना जानिए, फेमीन रिलीफ मेजर्स। एडिट्स कौन से हैं, महास्थान। इंस्क्रिप्शन कौन से हैं, महास्थान और सोहगौरा से मिलने वाले। नाउ व्हाई दिस फेमीन रिलीफ मेजर्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेरी सून वी आर गोइंग टू सी अ फॉरेनर कमिंग टू इंडिया to make some observations about India, whose name was Megasthenes, whose book is called Indica. While praising Indian economy and Indian prosperity, prosperity of the Indian people, Megasthenes says कि India is very rich country, leave aside his mythical description of gold digging ants, and he admits that here the land is so fertile that 2 crops can be cultivated in a year. That is a privilege, 2 crops in a year. फिर वो जोश जोश में आके कहता है कि इंडिया इज सो रिच सो रिच सो रिच कि इंडियंस डोंट नो फेमीन, भारत में अकाल पड़ते ही नहीं। तो अगर पूछे कि इसमें से किस ऑब्जर्वर ने, फॉरेन ऑब्जर्वर ने कहा है कि इंडिया में अकाल नहीं पड़ता, तो दैट फॉरेन ऑब्जर्वर इज मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज ने कह तो दिया कि अकाल नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया वाइल रिकंस्ट्रक्टिंग आवर पास्ट, हम ये मानते हैं कि मेगास्थनीज से ज़रूर कुछ गलती हुई, इसलिए कि फेमिन के एविडेंस हमें मिलते हैं। जैसे अर्थशास्त्र इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, जिसका रिलेशन चाणक्य से और चाणक्य का रिलेशन चंद्रगुप्त से माना जाता है। तो अर्थशास्त्र में फेमिन रिलीफ मेजर्स की चर्चा की गई। तो अगर अर्थशास्त्र में फेमिन रिलीफ मेजर्स की चर्चा की गई है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इंडिया में फेमिन्स पड़ते थे और मौर्याज के टाइम में भी पड़ते थे। और चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट सेकेंड नहीं है, एक ही चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्ता द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जैना रिलीजियस लिटरेचर में मेंशन किया गया है कि 12 साल का एक लंबा फेमिन आया था, अ फेमिन ऑफ 12 ईयर्स दैट forced even the emperor Chandragupta, the founder of the dynasty, to abdicate his throne and to proceed to the south along with his spiritual mentor whose name is Bhadrabahu. ये नाम याद आ गया होगा आपको। Where at a place called Shravanbelgola he performed the famous Jaina ritual that is called Salekhana. So in Jaina religious literature also we find description of a famine. In the Arthashastra also we find description of a famine. And additionally, we also find
mention of famine relief measures in these two inscriptions of the time of the Mauryas found at Mahaasthan in Saugara, and all these are providing evidence to the contrary of what Megasthenes says in his Indica while making a comment on the Indian economic life. Is that clear? तो ये दो इंस्क्रिप्शन फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और अभी तक इंस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज है वो क्या है? प्राकृत है, ठीक है ना। तो मौर्यास के टाइम को हम लोग एक अलग से ट्रीट करते हैं। स्पेशल सिग्निफिकेंस है दो वजहों से, एक तो एपिग्राफी की शुरुआत होती है और दूसरा अशोक जैसा रूलर है, और तीसरा इतने सिस्टमेटिक तरीके से एडिक्ट्स इंस्क्राइब किए गए हैं रॉक सरफेसेस के ऊपर, स्पेसिफिक पिलर्स के ऊपर। तो इन सब चीज़ों की वजह से मौर्यास का टाइम हमारे लिए कुछ ज़्यादा नोटिसेबल है व्हेन वी टॉक अबाउट द एडिक्ट्स। अब मौर्यास के बाद अगर हम आए, यानी कि पोस्ट मौर्यन टाइम। पोस्ट मौर्यन टाइम तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन पोस्ट मौर्यन में हम लोग स्पेसिफिकली कुछ एडिक्ट्स की बात करते हैं। आमतौर पे मान के चलो कि 200 BC से लेकर, है ना, 100 BC, यानी कि जो क्रिश्चियन सेंचुरीज हैं उनकी शुरुआत से पहले। थोड़ा टाइम इधर उधर भी हो सकता है, जब इतने पुराने पास्ट की बात कर रहे हैं तो एक रफ क्रोनोलॉजी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी योर एडिशनल बर्डन। तो इस दौरान ना कुछ एडिक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला एडिक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि मौर्यास के डिक्लाइन के बाद कलिंगा रीजन, मौर्यास हैड सम स्पेशल कनेक्शन विद कलिंगा, वी नो। अशोका हैड कनकर्ड इट, अनेक्स्ड इट। वो चाहे अशोक ने जितना भी अफसोस किया, जितना भी लेमेंट किया, कलिंगा को उसने वापस नहीं किया था। तो कलिंग फिर से आज़ाद हो गया जब मौर्यास का डिक्लाइन हुआ तो, और कलिंग के एरिया में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। उस इंस्क्रिप्शन में एक राजा मिलता है, उस राजा की एक डायनेस्टी मिलती है। कमाल की बात यह है कि इस रूलर का नाम, इस डायनेस्टी का नाम और हमें कहीं नहीं मिलता। वो एकमात्र ऐसा सोर्स है, द ओनली सोर्स दैट गिव्स अस द नॉलेज अबाउट दैट डायनेस्टी एंड दैट रूलर। तो यहाँ से कलिंगा रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। कलिंगा रीजन, वी नो द उड़ीसा रीजन। यहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसको कहते हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। इसके लिए एक और नाम है, वो क्या है? हाथी से एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन। एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन ये लगभग 2nd BC का है। मतलब ये मान के चलिए कि पोस्ट मौर्यास, वही 100-200 साल के अंदर का है। एग्जैक्ट डेट्स आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस रफली जानना चाहिए कि पोस्ट मौर्यास है। फैक्ट्स एंड फिगर्स रट के अपने आप को खामखा ओवरबर्डन मत कीजिए अभी। तो कलिंगा रीजन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आफ्टर मौर्यास, दैट इज पोस्ट मौर्यन टाइम। इस इंस्क्रिप्शन में एक राजा अपने आप को बताता है, वो खुद बताता है कि उसका नाम है, वो अपने आप को कहता है कलिंग का राजा। सो हिज नेम इज कलिंग राज खारवेल। कलिंग राज खारवेल ये 150 BC के आसपास का है। वी कैन से कि 50-60 ईयर्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास। कलिंग राज खारवेल। कलिंग राज खारवेल अपने आप को बताता है कि उसकी डायनेस्टी का नाम है चेदी डायनेस्टी और चेती डायनेस्टी। सो अगर ये सवाल पूछे कि आफ्टर मौर्यास विच डायनेस्टी इमर्ज प्रोमिनेंट इन द कलिंगा रीजन, सो इट वाज चेदी डायनेस्टी। चेदी डायनेस्टी, कलिंगराज खारवेल, ये अपने आप को, इस इंस्क्रिप्शन की एक खासियत यह है कि ये एक तरह से अर्ध मगधी प्राकृत में है। ये भी प्राकृत है लेकिन कुछ जैनिज्म का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर दिखेगा, ठीक है ना। अर्ध मगधी प्राकृत। और ये जो रूलर है वो अपने आप को क्या बतलाता है कि ही इज अ जैना रूलर। तो अपनी डायनेस्टी भी बताता है, अपना फेथ भी बताता है।
तो जैना रूलर्स की लिस्ट में या उन रूलर्स की लिस्ट में हु एक्सटेंडेड पैटर्नेज टू जैनिज्म, we can mention Kalingraj Kharvel also on the basis of this Hathi Gumfa inscription of the post-Mauryan time. अब ये कलिंगराज खारवेल एक तरह से अपनी बायोग्राफी लिखता है। तो इस इंस्क्रिप्शन में क्या है? बायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, बायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंग। इसमें यह किंग ये बताता है कि इसने लगभग सबको डिफीट दिया, किसी को छोड़ा नहीं। इसके डिफीट में साउथ इंडियन रूलर्स डिफीटेड, और साउथ इंडियन रूलर्स के लिए वो ये कहता है कि 12 रूलर्स थे जिनको एक साथ उसने डिफीट दिया। 12 साउथ इंडियन रूलर्स डिफीटेड, और उसके लिए वर्ड यूज किया गया है त्रमिर देश संगठन। अगर इस वर्ड का मतलब पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय त्रमिर देश संगठन, पूछ सकता है। सो दैट इज 12 साउथ इंडियन रूलर्स, देयर अलायंस डिफीटेड बाय कलिंगराज खारवेल। और ऐसा कहने वाला कि उसने ऐसा किया था कौन है? कलिंगराज खारवेल ही है। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पर इसको हम लोग रिजेक्ट करें, और करने की जरूरत नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो क्या कह रहा है, वो कितना सच कह रहा है, वो एक अलग मसला है। ठीक है ना? अब दिस इज बेसिकली इंडियन हिस्ट्री थ्रू इंस्क्रिप्शंस। अब यहां पर एक दूसरी बात वो कहता है कि ही कनकर्ड मगध, ही कनकर्ड मगध। याद कीजिए कि मगध क्या है? इससे पहले जो एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर, उसकी राजधानी, उसका कोर एरिया है ये। अब इसने मगध को जीता दोबारा। अब आप देखो कि मौर्यास के जमाने में मगध वाले किसको जीते थे? कलिंगा को जीते। ये कह रहा है कि इसने वापस किसको जीता? मगध को जीता। मगधन कैपिटल पाटलिपुत्र को जीता, और वहां से एक ट्रॉफी लेकर आया वापस। वो क्या था? ए स्टैच्यू ऑफ जीना, स्टैच्यू ऑफ जीना। जीना मतलब जैनिज्म के फाउंडर हुज नेम इज महावीर। सी ही वाज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। अब वो दावा करता है कि ही ब्राउट बैक द स्टैच्यू ऑफ जीना, और ऐसा करते समय वो ये भी बताता है कि आखिर इस स्टैच्यू को कलिंग से लेके कौन गया था, जो ये वापस लेके आने वाला था। तो ये कहता है कि एक कोई नंदा रूलर था जो इसको कभी लेकर गया था, और कलिंग को उसने ह्यूमिलिएट किया था। इस स्टैच्यू को मगध ले जाकर मैं उसको वापस लेकर आया हूं। अब हिस्टोरियंस का माथा ठनका कि भाई ये नंदा रूलर कौन है जो मौर्याज यानी कि अशोक से पहले कलिंग को जीत चुका था या इन्वेजन किया था। तो एक नाम तो नहीं मिलता, लेकिन एक आम तौर पे जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि ये वो रहा होगा जो कि नंदा डायनेस्टी का रियल फाउंडर भी था और नंदा अंपायर का रियल मेकर भी था। उसका नाम था महापद्मानंदा। तो अगर पूछे कि अशोक से पहले किसी रूलर ने कलिंगा को इन्वेजन किया था, तो लगता है कि नंदा डायनेस्टी के एक रूलर महापद्मनंद ने इन्वेजन किया होगा। और इसके अचीवमेंट्स में यह है कि कलिंग को उसने जीता था, एंड वहाँ से जिन यानी कि महावीर के स्टैच्यू को पटना या पाटलिपुत्रा लेकर आया था। और सेंचुरीज बाद कलिंगराज खारवेल, जिसके इंस्क्रिप्शन के बेसिस पर हम ये सारी बातें कह रहे हैं, उसने फिर से पाटलिपुत्र को जीता और इस स्टैच्यू को वापस लेकर आया। इज दैट क्लियर? अब एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है यहाँ पर जिसकी बात हम लोग कर सकते हैं कि ये स्टैच्यू ऑफ जीना तो है ही, उसके अलावा अब आप देखो कि जिस रूलर की बात कलिंगराज खारवेल करता है कि जिसने कभी इन्वेजन किया था कलिंगा पे, उसके बारे में सिर्फ ये नहीं बताता है कि वो जीना की स्टैच्यू ले गया था। देयर इज वन मोर एडिशनल थिंग अबाउट दैट रूलर। वो ये है, कहता है कि उसने इस इलाके में, कलिंगा के इलाके में डैम बनवाया था। सो मौर्याज आर नोन फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। They are also known for extending irrigation facilities. सुदर्शन लेक हम लोग देखेंगे अभी इस लेक को, इसकी चर्चा हमारे कुछ इंस्क्रिप्शंस में है, तो कॉन्टेक्स्ट वाइज वो लेक वहाँ पे कवर हो जाएगी। लेकिन सुदर्शन लेक इनका वेस्टर्न इंडिया में, सौराष्ट्र रीजन में, देयर वाज अ वेरी लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसके बार बार रिपेयर होता रहा।
लेकिन ऐसा लगता है कि मौर्याज वर नॉट द फर्स्ट हु टुक इंटरेस्ट इन इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर। ऐसा लगता है कि मौर्याज से पहले जो नंदा रूलर थे मगध के, उन्होंने भी शायद इरिगेशन में कुछ इंटरेस्ट लिया था, और उसका एविडेंस हमें उसी कलिंगराज खारवेल के एविडेंस इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जिसको हम कलिंगराज खारवेल का इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? एक चीज तो तय है कि आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज इन द कलिंगा रीजन एट लीस्ट वी हैव एन ऑटोनोमस सेंटर ऑफ पावर, और उस इलाके में हमें बुद्धिज्म की जगह पे क्या दिखाई देता है? जैनिज्म दिखाई देता है। ठीक है ना? अब आइए देखिए सॉरी कि जो मगध का इलाका था वहां पे क्या हो रहा है। तो वहां पर आपको पता है कि मगध के बाद इंस्क्रिप्शंस की बात हो रही है, तो शुंगा डायनेस्टी आई थी। अब इसी शुंगा डायनेस्टी के एक रूलर है जो अपने आप को बताता है कि वह 6th जनरेशन का शुंगा रूलर है। हाउ मेनी? 6th। And now this ruler, he calls himself Dhandeva. He belongs to which dynasty? शुंगा डायनेस्टी। अपने आप को छठा कहता है, ये नहीं पूछेगा कि छठा या पांचवा है, लेकिन आप जान लीजिए कि धनदेवा बिलोंग्स टू द शुंगा डायनेस्टी। एसी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको थोड़ा कम कर लूँ अपने इंटरेस्ट में, नहीं तो मैं खांसता रह जाऊंगा। ठीक है, उधर वाला सही कर लीजिए। तो धनदेवा दिस इंस्क्रिप्शन, इसका इंस्क्रिप्शन है, उसको कहते हैं अयोध्या इंस्क्रिप्शन। ये नाम सुना है कभी आपने? अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेवा। ये 6th जनरेशन का है, अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, लगभग अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरी के आसपास का ये इंस्क्रिप्शन है। दैट इज आफ्टर मौर्याज बिफोर गुप्ताज, अयोध्या इंस्क्रिप्शन। एंड दिस इज नोन एज धनदेवाज इंस्क्रिप्शन या फिर अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेवा, आप समझ सकते हैं। अब ये इंस्क्रिप्शन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये बताता है कि आफ्टर अशोका एंड आफ्टर मौर्याज इन दैट एरिया देयर वाज रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, और ये बताता है कि किस तरह से उसके एंसेस्टर, शुंगास के एंसेस्टर कौन थे जिन्होंने मौर्यास को रिप्लेस किया था? पुष्यमित्र शुंगा। तो ये धनदेवा बताता है अपने एंसेस्टर के बारे में, पुष्यमित्र शुंगा के बारे में, द फाउंडर, कि इन्होंने 2 हॉर्स सेक्रीफाइसेस किए थे। मौर्याज ने कभी हॉर्स सेक्रीफाइसेस नहीं किए थे, उन्होंने पैटर्नलिज्म के बेसिस पर अपने स्टेट की लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। बट इट सीम्स दैट आफ्टर मौर्याज इन द वेरी कोर ऑफ द Mauryan empire, that was Magad region, there was revival of Brahmanism, and Pushmitra Shunga, who founded the Shunga, a Brahman dynasty, is said to have performed 2 horse sacrifices in an inscription known as Ayodhya inscription that was associated with one of his descendants, name is Dhandeva। क्योंकि रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म का एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं संस्कृत के साथ, तो संस्कृत का भी राइज यहां से होना शुरू होता है, और इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन। हालांकि बहुत छोटा है इसलिए इसको शॉर्ट इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट अशोकन एडिक्ट्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट महास्थान एंड सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, we have now talked about Hathi Gumfa inscription and related details, and we have just finished Dhandeva's Ayodhya inscription। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछें। अब आइए कि मौर्यास के हार्टलैंड में तो ऐसी चीजें हो रही थी,
लेकिन कुछ चीज़ें बॉर्डर एरियाज में भी हो रही थी। मौर्यास के डिक्लाइन के बाद फॉरेनर्स आ रहे थे। यू मे हैव हर्ड ऑफ इंडो ग्रीक्स, शकाज, कुशानाज। और उन फॉरेनर्स का इंडियन कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी में एब्जॉर्प्शन भी हो रहा था। उस दौरान एक ऐसा एडिक्ट, एक ऐसा इंस्क्रिप्शन मिलता है जो इस पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ फॉरेनर्स वर adopting Indian religions and in what way they were becoming part of the Indian society। तो अब अगला इंस्क्रिप्शन जो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। अभी भी हम लोग किस में हैं? पोस्ट मॉरियन फेज में ही है। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा हेलियोडोरस का। हेलियोडोरस का इंस्क्रिप्शन, इसको ना कहते हैं बेसनगर। बेसनगर, बेसनगर इज इन विदिशा। विदिशा is a district of MP situated perhaps near भोपाल। तो बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस, इसको कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। कहाँ से मिला है ये? बेसनगर से मिला है। और इसने क्या किया कि एक गरुड़ ध्वज एस्टेब्लिश किया। कौन सा ध्वज? गरुड़ ध्वज। गरुड़ इज द कैरियर ऑफ लॉर्ड विष्णु, वी नो। ये गरुड़ ध्वज इसने एस्टेब्लिश किया वही अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरी, आप कह सकते हो कि फर्स्ट सेकंड सेंचुरी बीसी में, वही पोस्ट मॉरियन टाइम में। बहुत स्पेसिफाई फर्स्ट सेंचुरी या सेकंड सेंचुरी या डेट करने की जरूरत नहीं है, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इंस्क्रिप्शन का टाइम कौन सा है। गरुड़ ध्वज बेसिकली एक पिलर है। गरुड़ ध्वज इज अ पिलर, और इस पिलर को लोकल लोग वहां आज भी खंभा बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? खंभा बाबा। हमारे यहाँ पता ही है आपको, बोर्ड बाबा, मार्कर बाबा। तो हो सकती है चीजें, क्योंकि वी टेंड टू पर्सोनिफाई द नेचर एंड वी ऑल्सो टेंड टू डेइफाई द पर्सनालिटीज। तो गंगा इज नॉट ओनली अ रिवर फॉर अस, गंगा इज मदर, इजंट इट? उसी तरह से हिमालय सिर्फ हमारे लिए पहाड़ नहीं है, ये हमारे कल्चरल ट्रेड्स का हिस्सा है। तो उसी तरह से लोकल लेवल पे लोकल लोगों ने इस खंबे को, जो उनके लिए पायस है, उनके लिए पवित्र है, जिस पर क्या टिका हुआ था? गरुड़ ध्वज, उसको खंभा बाबा कहना शुरू किया। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि ऑन दिस गरुड़ ध्वज बेसनगर पिलर वी हैव एन इंस्क्रिप्शन दैट इज रिफ्लेक्टिंग हिज ओपिनियन। हेलियोडोरस का इंस्क्रिप्शन, इसी ने इस पिलर को इंस्टॉल किया और इस पिलर पे इसका इंस्क्रिप्शन मिलता है। इसमें ये बताता है, कुछ चीजें बताता है। वो ये कहता है कि मैं तक्षशिला से आया हूं। कहां से आया है वो? तक्षशिला से। उसको भेजा है तक्षशिला के रूलर ने, जिसका नाम है एंटीआलकिडस। एनकी-आलकिडस। तक्षशिला जगह से आया है वो। तक्षशिला आपको पता है कि महाजनपदाज में से एक था, यानी कि उस इलाके में इंडो ग्रीक रूलर का डोमिनेशन हो चुका था। तो ही वॉज अ ग्रीक, बेसिकली ही वॉज अ ग्रीक। यहां पर लिख लो कि अ ग्रीक रूलर ऑफ तक्षशिला, यहां से आया है ये। उसका एम्बेसडर था, ये राजदूत था। वो आया था जहां, उसके बारे में भी हमें बताता है कि वो कहां आया था। तो ये बताता है कि वो आया था लोकल, जो वहां का शुंगा रूलर है उसके कोर्ट में। उसका नाम भी मेंशन्ड है। उसका नाम वो बताता है काशीपुत्र भागभद्र। So in the court of Kashiputra Bhagbhadra, a Sunga ruler in Vidisha region, there arrived a Greek ambassador of a Greek ruler whose name is Antiochus from Takshashila. Now this Greek ruler or this Greek ambassador, he says that he is a devotee of Lord Vishnu, and calls himself Bhagavat. Who calls himself Bhagavat? Heliodorus calls himself
Bhagavad, and he says that as a mark of Vishnu, as a respect for Vishnu, I am installing this pillar और गरुड़ ध्वज. ये है गरुड़ ध्वज की कहानी, खम्बा बाबा की कहानी. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है उस बात का कि हाउ इन द पोस्ट मॉरियन टाइम foreigners were coming to India and getting absorbed into the Indian society, and their technique was, or we can say the tendency was, to adopt Indian languages, to adopt Indian religions, and today ultimately we find that they lost their identity. उनको अलग से पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है. So this inscription is important. Is this clear? एक इसी जमाने में, इसी समय, मतलब सारे तरह के ट्रेंड्स वाले इंस्क्रिप्शंस को मैं इंक्लूड कर रहा हूं. हमने देखा था कि अशोकन का इंपीरियल एटीट्यूड अशोक के एडिक्ट में दिखता है. फिर कलिंगा का इंडिपेंडेंस खारवेल को दिखता है. फिर पोस्ट मौर्य रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म कहाँ दिखता है? दैट इज विजिबल इन द अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेवा. संस्कृत भी है और 2 हॉर्स सेक्रीफाइसेस का रेफरेंस वहाँ पे मिलता है. फिर फॉरेनर्स का अराइवल एंड देयर एब्जॉर्प्शन इनटू द इंडियन सोसाइटी कहाँ दिखता है? बेसनगर, गरुड़ ध्वज, हेलियोडोरस, काशीपुत्र भागभद्र, एंटियाल्किडस. यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है. एंटियाल्किडस वो ग्रीक रूलर था जिसने हेलियोडोरस को काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में भेजा, और हेलियोडोरस वो ग्रीक एम्बेसडर था काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में जिसने भागवतिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, और लॉर्ड विष्णु के लिए अपने रेस्पेक्ट को मार्क करने के लिए इस पिलर को बनाया था. और उस पिलर में ये सारे डिटेल्स देने के साथ साथ वो ये भी कहता है कि आई एम अ भागवत. ठीक है ना? चलिए साउथ की तरफ चलते हैं. इसी जमाने में साउथ में क्या हो रहा था? तो इसी जमाने में साउथ में वी नो कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज इन द साउथ वी हैव द डायनेस्टी नोन एज सातवाहनास. And Satavahanas are particularly known for their system of land grants. तो इन इंस्क्रिप्शंस के बाद जो नॉर्थ में है, हम लोग अगर दक्कन की तरफ चलते हैं तो हमारे लिए सातवाहना इंस्क्रिप्शन का स्पेशल इंपॉर्टेंस है. कौन सा इंस्क्रिप्शन? सातवाहनाज इंस्क्रिप्शन. थैंक यू सो मच. अगर आपसे पूछे कि किस डायनेस्टी की इतिहास की हिस्ट्री mainly reconstructed on the basis of inscriptions, so that dynasty is Satvahana dynasty. आप ये कह सकते हो कि inscriptions are the chief source of reconstruction. ठीक है ना? Their language is प्राकृत, यानी कि मौर्यास के प्राकृत लैंग्वेज के ट्रेडिशन को सातवाहनास ने दक्कन में जारी रखा था, जबकि नॉर्थ में ये बदलने लगा था. नॉर्थ में वी हैव सीन कि हाउ धनदेवा यूज्ड संस्कृत, बट साउथ वाज स्टिल कंटिन्यूइंग, दक्कन वाज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्राकृत. माना जाता है कि प्राकृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सातवाहनास, एंड इन द सेम लैंग्वेज वी हैव द सातवाहना इंस्क्रिप्शंस. सातवाहना इंस्क्रिप्शंस आर मेनली रिलेटेड टू देयर सिस्टम ऑफ विच ग्रांट्स? लैंड ग्रांट्स. ये लैंड ग्रांट्स यूनिक थे जिसमें कि प्रोप्राइटरी राइट्स, सोवरेन राइट्स, सारे तरह के राइट्स दे दिए जाते थे डोनीज को, और एक तरह से वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रूलर के तौर पर उभरते थे. इसी से सातवाहनास के साथ ही माना जाता है कि फ्यूडल टेंडेंसीज की शुरुआत हुई, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ, किंग के पावर का इरोजन हुआ, एंड वी हैव क्रिएशन ऑफ लोकल पॉकेट्स ऑफ पावर. सो इन इंडियन ट्रेडिशन Mauryas mark the climax, and post-Mauryan era is associated with increasing decentralization, and in that long story of increasing decentralization, beginning was made by Satavahanas through their system of land grants, and these land grants are usually recorded on the copper plates. कॉपर प्लेट्स पे भी हैं, स्टोन्स पे भी हैं, स्टोन स्लैब्स के ऊपर भी हैं. इनमें एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है कि जब किंग का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें किंग बताता है कि मैं कौन हूं, मेरे बाप दादा कौन है, मैं किस डायनेस्टी से हूं, तो वहां पर संस्कृत का इस्तेमाल किया गया आमतौर पे. यानी कि संस्कृत उस इलाके में भी जा रहा था धीरे धीरे, या ये कहिए कि पायस लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्टेबल था. लेकिन जो एग्जैक्ट डिटेल्स दिए जाते हैं वो किस में दिए जा रहे हैं?
प्राकृत में दिए जा रहे हैं। प्राकृत को माना जाता है कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। दो इंस्क्रिप्शंस खास तौर से नोटिसिएबल है, ऐसे तो बहुत सारे हैं इनके लैंड ग्रांट से जुड़े, बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने लैंड ग्रांट्स दिया था, लेकिन वी हैव टू इंस्क्रिप्शंस विच आर पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। और इनकी इंपॉर्टेंस का रीजन ये है कि दे आर बाय रॉयल लेडीज, दे आर बाय रॉयल लेडीज, यानी कि सातवाहना डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी है जहां पर कि रॉयल लेडीज ने अपने खुद के नाम पर इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, और ऐसा करने वाली डायनेस्टीज में सातवाहना डायनेस्टी अपनी यूनिक पोजीशन रखती है। ऐसी कोई दूसरी डायनेस्टी हमें देखने को नहीं मिलती। इनमें से जो पहला इंस्क्रिप्शन है वो थोड़ा पुराना है, आप कह सकते हैं कि शुरुआती दिनों का है, उसको कहते हैं नाना घाट इंस्क्रिप्शन। नाना घाट इंस्क्रिप्शन ऑफ नयनिका, नयन से नयनिका, किसी किसी किताब में इसका नाम नगनिका भी मिलता है, नयनिका नगनिका। और ये नयनिका नगनिका कौन थी? तो शी वॉज वाइफ ऑफ सतकर्णी फर्स्ट। वैसे तो डायनेस्टी का फाउंडर नहीं था सतकर्णी फर्स्ट, डायनेस्टी हैड बीन फाउंडेड बाय सिमुक, पढ़ा होगा आपने, SIMUKA। लेकिन इस डायनेस्टी के फर्स्ट मेजर रूलर में या रियल फाउंडर में वी कैन मेंशन सतकर्णी फर्स्ट, और उसकी वाइफ नगनिका या नयनिका ने नाना घाट पर एक इंस्क्रिप्शन एस्टेब्लिश किया है। और इस इंस्क्रिप्शन में वो लैंड ग्रांट्स की बात करती है। ये तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें वैदिक रिचुअल्स मेंशन्ड हैं, यानी कि इस समय तक आते आते वैदिक रिचुअल साउथ की तरफ जाने लगे थे। एंड सातवाहना रूलर्स लेजिटिमाइज्ड देयर पोजीशन relying upon Brahminical traditions, not relying upon Buddhist traditions or what we can say the Mauryan tradition. So in that context, this information is going to be very, very important information. कि Satavahanas relied upon Brahminical rituals, and in the very first major inscription of the dynasty by Nayanika, we find not only mention of land grants but also the mention of performance of Brahminical rituals or Vedic rituals, which shows कि वैदिक एलिमेंट्स किस तरह से साउथ की तरफ अब जाने लगे थे और वहां के रूलर्स उनके बेसिस पर अपनी लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। इज दैट क्लियर? इसी डायनेस्टी में जो मैंने कहा था कि टू इंस्क्रिप्शंस जो कि खास तरह से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक तो नाना घाट का हो गया, लगभग 200 ईयर्स आफ्टर दिस, या 100 ईयर्स मान लो, ठीक है, हमें 2nd सेंचुरी AD में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, वो थोड़ा बाद का है, उसको कहते हैं नासिक इंस्क्रिप्शन। नासिक इंस्क्रिप्शन आप कह सकते हो 2nd सेंचुरी AD, ये BC का इंस्क्रिप्शन है। सातवाहना डायनेस्टी तो वहां कंटिन्यू कर रही है। तो नासिक इंस्क्रिप्शन है गौतमी वल श्री का, गौतमी वल सॉरी बी से बल श्री, कहीं कहीं वी से भी मिलता है, गौतमी बलश्री। सातवाहनाज में ऐसा लगता है कि मैट्रियार्की तो नहीं थी, लेकिन मैट्रीलिनियल ट्रेसेस अभी थे, जिससे कि ये पता चलता है कि दे हैड ट्राइबल ओरिजिन। जनरली इन ट्राइबल सोसाइटीज हमें मैट्रीलिनियल ट्रेसेस ज़्यादा डोमिनेंट दिखाई देते हैं। तो गौतमी बलश्री ये कौन है भाई? तो सी इज मदर ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए रूलर्स का नाम भी उनके माओ के नाम पे है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। Now this Gautami Putra Satkarni is the most famous ruler of this dynasty. और इस रूलर के बारे में बात कौन कर रहा है? उसकी मां कर रही है। तो मां अपने बेटे के बारे में बात करेगी तो कैसी करेगी?
तारीफ करेगी शिकायत करेगी? वाइफ करे तो बताना मत, कुछ सवाल पूछे बस जाते हैं, जवाब नहीं चाहिए होते हैं। तो इसने काफी तारीफ की अपने बेटे की कि मेरे बेटे के घोड़े इतना, मतलब छोड़ दो, टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात हो रही है। जो काम की बात यह है कि इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया है एक ब्राह्मण। क्या कहा गया है? एक ब्राह्मण। यानी कि सातवाहनास claimed the status of Brahmanas. So they were not only relying upon the Vedic tradition, but in Vedic they were primarily relying upon the Brahmanical tradition in which we have the system of hierarchy. और ये कहा जाता है कि ही वॉज एक ब्राह्मण, कॉलिंग हिमसेल्फ एक ब्राह्मण। लेकिन एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ये भी मेंशन है कि द वर्णाश्रम धर्म हैड फॉलन इन डिसयूज। अब उसको कोई मान नहीं रहा था, तो सातवाहना रूलर्स ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसको रिवाइव किया। अब ये किसी पुराने सिस्टम के रिवाइवल का केस था या कि किसी नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने और पुराने सिस्टम के नाम पे उसे लेजिटिमाइज करने का इशू था। ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड इशू है, मेन एग्जामिनेशन में इसको देखेंगे। अभी फिलहाल इतना जानिए कि किसको एक ब्राह्मण कहा गया है। तो एक ब्राह्मण कहा गया है गौतमीपुत्र सातकर्णी को, और किसको? वर्ना सिस्टम को रीस्टोर करने के लिए क्रेडिट दिया गया है। तो वो क्रेडिट किसे दिया गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। और सातकर्णी रूलर्स वर हैविंग ट्राइबल ओरिजिन बट दे क्लेम्ड ब्राह्मण स्टेटस। इज दैट क्लियर? तो ये इंस्क्रिप्शंस हमारे सातवाहनास के हो गए। लैंग्वेज हो गया, इनका मकसद हो गया, दो खास इंस्क्रिप्शंस की बात हो गई। गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गया, उसके अचीवमेंट्स की बात भी हो गई। अब आइए आते हैं उन इंस्क्रिप्शंस के बारे में जिसको हम कह सकते हैं, मतलब प्री गुप्ता, कोई खास पीरियड तो नहीं है, लेकिन अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज। कौन से? अर्ली, या इसमें एक ही इंस्क्रिप्शन है, अगर इसको शामिल कर लें तो वो हो ही जाएगा। लगभग उसी समय में जिस समय की गौतमी बलश्री का इंस्क्रिप्शन है, दैट इज वन दैट बिलोंग्स टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी एडी। उसी समय में 150 एडी में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें, लगभग उसी इलाके से मिलता है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र इलाके में है। नासिक से नॉर्थ की तरफ आएंगे तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गिरनार। वेस्टर्न इंडिया में दोनों है, लेकिन गिरनार तक जब आप आएंगे तो सातवाहना का किंगडम खत्म हो जाएगा। यहां पर वो इलाका उस जमाने में शाका रूलर्स के पास था। शाकाज की बहुत सारी ब्रांचेस थी, लेकिन एक ब्रांच का एक रूलर हमारे लिए खासतौर से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट गिरनार ही लेफ्ट एन इंस्क्रिप्शन। इसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ यही शाका रूलर है जिसकी बात हो रही थी, रुद्र दमन। 150 एडी का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन ऑक्युपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इन द लिस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। यहां पर यह शाका रूलर है। शाका उन फॉरेन डायनेस्टीज में से थे जो कि मौर्यास के डिक्लाइन के बाद इंडिया में आए थे। इनका डोमिनेशन वेस्टर्न इंडिया में था, और ऐसा लगता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भी, जिस सातवाहना रूलर की बात अभी हो रही थी, शाकाज को डिफीट दिया था, इसलिए कि शाकाज के कुछ क्वाइंस के ऊपर गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम दोबारा लिखा गया है। और शाकाज वर नोन फॉर देयर सिल्वर क्वाइंस। सातवाहनाज आर नॉट नोन फॉर देयर क्वाइंस ऑफ प्रीशियस मेटल्स। उनके क्वाइंस हमेशा बड़े चीप मटेरियल्स के थे, लेकिन चूंकि उस इलाके में सिल्वर क्वाइंस का ट्रेडिशन था, तो ऐसा लगता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किसी शाका रूलर को डिफीट करने के बाद, उनके एरिया को लेने के बाद, उस एरिया में द ओल्ड सिस्टम ऑफ सिल्वर क्वाइंस को ही कंटिन्यू रखा था। तो सातवाहना और सुंगा कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, सातवाहना और शाका कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। इसी कन्फ्लिक्ट में गौतमी बलश्री के इंस्क्रिप्शन के 25-30 सालों के बाद 150 एडी में गिरनार में रुद्र दमन एक इंस्क्रिप्शन लिख रहा होता है, और इसमें वो ये नहीं बताता है कि उसको हराया गया था या उसके किसी एंसेस्टर्स को सातवाहना ने हराया था, बल्कि ये बताता है कि उसने हराया था, जो कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ही नेचुरल है।
सातवाहना रूलर को। ये कहता है कि उसने किसी सातवाहना रूलर को 2 बार डिफीट किया, लेकिन जान से नहीं मारा। जान से इसलिए नहीं मारा कि उसका रिश्तेदार था। इसका मतलब था कि टॉप लेवल पे रूलिंग फैमिलीज के बीच में, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, इंडिजिनस और फॉरेन, मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टेब्लिश होने लगे थे। आमतौर पे माना जाता है कि वही रूलर था जिसने इधर से हार के, यानी कि नॉर्थ की तरफ से शका के हाथों दक्कन में ईस्ट की तरफ एक्सपेंड करने की कोशिश की, और ईस्ट दक्कन, ईस्टर्न दक्कन यानी कि आंध्रा के इलाके में पहली बार उसके कॉइन्स मिलता है। आपने नाम सुना होगा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र, ये भी अपनी मां के नाम पर ही है, पुलुमावी। तो अगर इंस्क्रिप्शन की माने, नाम तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस इंस्क्रिप्शन में रुद्रदमन बताता है, ऐसा लगता है कि उसने इसी सातवाहना रूलर को बार बार डिफीट दिया होगा, जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद रूल किया। यानी कि सातवाहना और शका कॉन्फ्लिक्ट में फॉर्च्यून्स जो थे वो फ्लक्चुएटिंग थे, कभी सातवाहना जीत रहे थे, कभी शका जीत रहे थे। तो ये लगे हाथ ये भी जान गए हम कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को आमतौर पे ईस्टर्न अंपायर, ईस्ट की तरफ यानी कि आंध्रा रीजन की तरफ एक्सपेंड करने के लिए जाना जाता है, और शायद इसी वजह से कि नॉर्थ में उसका एरिया रुद्रदमन ने ब्लॉक कर दिया था। रुद्रदमन कहता है कि 2 बार उसने डिफीट दिया, लेकिन उसने उसको जान से नहीं मारा। जान से नहीं मारा इसलिए कि उसको रिश्तों का ख्याल था। कुछ इस तरह की बातें करता है वो। अब गिरनार इंस्क्रिप्शन में, चलो ये तो पॉलिटिकल डिटेल्स हो गए, इसके कुछ अपने मेरिट्स हैं। 150 AD गिरनार इंस्क्रिप्शन, शका रूलर। ये एक इंस्क्रिप्शन ये है कि फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। संस्कृत का ये पहला मेजर इंस्क्रिप्शन है। सी द कंपोजिट कल्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि पहला मेजर संस्कृत इंस्क्रिप्शन किसी इंडियन रूलर का न होकर किसका है? फॉरेनर का है। धनदेवा ऑफकोर्स इंडिजिनस लगता है, पुष्यमित्र सुंगा का डिसेंडेंट है, लेकिन उसका इंस्क्रिप्शन कोई बहुत मेजर इंस्क्रिप्शन नहीं माना जाता। दूसरी चीज इस इंस्क्रिप्शन के बारे में यह है कि यहां पर एक खास तरह का लिटरेरी स्टाइल मिलता है जिसको कहते हैं चंपू काव्य। चंपू काव्य में दोनों का इस्तेमाल होता है, प्रोज का भी इस्तेमाल होता है और पोएट्री का भी इस्तेमाल होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी इसी स्टाइल में है। एक खास तरह की संस्कृत जो कि ज्यादा फॉर्मल लगती है उसका इस्तेमाल किया गया है, उसको कहते हैं चास्ट संस्कृत। तो अगर पूछे कि चास्ट संस्कृत का पहला एग्जाम्पल कहां से मिलता है, तो द सेम इंस्क्रिप्शन, दैट इज गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। लेकिन अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात, इसमें सुदर्शन लेक का जिक्र है जिसको इसने रिपेयर कराया था। ये एक आर्टिफिशियल लेक था, रिजर्वायर था, एक बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसकी शुरुआत मौर्याज के टाइम में हुई थी, पॉसिबली चंद्रगुप्ता के टाइम में, अशोक के टाइम में कंप्लीट हुआ था। और इस समय तक आते आते इस रिजर्वायर में कुछ खराबी आ गई थी, तो उसको किसने रिपेयर करवाया? इसका नाम क्या था? नाम मैंने मिटा दिया है, लेकिन आप जान रहे हैं, रुद्रदमन। रुद्रदमन ने रिपेयर कराया, और रिपेयर कराते समय ये कह रहा है कि उसने इसके लिए पब्लिक से यानी कि लोगों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। इसका मतलब है कि इस तरह के वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए इस जमाने में रूलर्स एक्स्ट्रा चार्ज किया करते थे, एंड दैट्स व्हाई दिस रूलर इज टेकिंग प्राइड कि उसने कुछ इस तरह का एक्स्ट्रा चार्ज अपने लोगों से नहीं लिया था। सो हु गॉट द सुदर्शन लेक रिपेयर्ड? रुद्रदमन। और ये सौराष्ट्र रीजन में था। ये सुदर्शन लेक किस इलाके में है? उसी इलाके में जहां गिरनार है। सौराष्ट्र इज पार्ट ऑफ गुजरात। तो मौर्यन कैपिटल कहां था? पाटलिपुत्रा। और मौर्यास का इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां मिला है? गिरनार में। तो दैट आई एम सेइंग इन द लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली, सिंस आई एम फ्रॉम बिहार,
तो देखिए, जब बिहार में सरकार थी तो डेवलपमेंट का काम कहाँ हो रहा था? गुजरात में हो रहा था। और आज गुजरात के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो डेवलपमेंट का काम कहाँ करना चाहिए? बिहार में करके ये ऐतिहासिक कर्ज चुका देना चाहिए उनको, है ना? आप में से जो लोग बिहार के होंगे मेरी बात का समर्थन करते हैं, इसलिए भी कि बिहार पिछड़े राज्यों में से आता है, तो सुदर्शन लेक का भी कर्ज है उनके ऊपर। तो ये कुछ मिलता है हमें। बाकी सुदर्शन लेक के बारे में कभी गूगल करके पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कई बार इसको रिपेयर किया गया है। यानी कि नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द पोस्ट मौर्यन इंस्क्रिप्शंस। मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं आपको कि इंस्क्रिप्शंस आर रिटन रिकॉर्ड्स रिटन इन स्टोन्स ऑन वॉल्स, पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, and their study is called epigraphy. Indian epigraphy starts with the Mauryas. Anything written before them is not deciphered. अशोकन एडिक्ट्स की बात की हम लोगों ने, उसके डिटेल्स की बात की, लैंग्वेजेस की बात की, स्क्रिप्ट की बात की, जिसने डिसाइफर किया उसकी बात की। फिर उसी ज़माने में दो और इंस्क्रिप्शंस की बात की, महास्थान और सोहगावरा की बात की, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस की बात की थी। फिर मौर्यास के टाइम से हम लोग आगे बढ़े और उस टाइम को हम लोग कह सकते हैं पोस्ट मौर्यास। पोस्ट मौर्यास का टाइम वो है जो कि आप 300 साल का मान सकते हैं, मतलब कि आफ्टर द मौर्यास एंड बिफोर द राइज ऑफ द गुप्तास। उसमें हमें नॉर्थ और साउथ में कुछ इंस्क्रिप्शंस खास तौर से मिलते हैं। हम लोगों ने कलिंगा रीजन से शुरुआत की थी, जहाँ पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन को देखा। फिर हम लोग खुद पाटलिपुत्रा की तरफ बढ़े, मतलब मगध के जो कोर एरिया था उसकी तरफ बढ़े। अयोध्या से जो इंस्क्रिप्शन मिला है धन देव का, उसकी बात की, हेलियोडोरस की बात की, और फिर साउथ में चले गए टू टेक केयर ऑफ द सातवाहना इंस्क्रिप्शंस, जहाँ पर अपार्ट फ्रॉम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस वी ऑल्सो टुक नोट ऑफ गौतमी बलसरी एंड बिफोर गौतमी बलसरी नैनिका। और फिर सातवाहना और सुंगा के कन्फ्लिक्ट के, और सातवाहना और शका के कन्फ्लिक्ट के दरमियान हम लोगों ने एक और इंस्क्रिप्शन की बात करी, जिस इंस्क्रिप्शन का नाम है गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक खास डायनेस्टी है जो कि इंस्क्रिप्शन के लिए जानी जाएगी। सातवाहना तो जाने ही जाते हैं, देयर हिस्ट्री इज मेनली रिटन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। गुप्ता डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के दौरान हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो कि खास तौर से अहमियत रखते हैं। इसमें सबसे पहला और मशहूर है वो इंस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रयाग प्रशस्ति। ये बड़ा जाना पहचाना है, इसको आप लोग जानते होंगे। प्रशस्ति का मतलब होता है दैट इज बेसिकली एन यूलॉजी, जिसमें किसी की हम तारीफ करते हैं। तारीफ करने वाला है समुद्रगुप्ता का एक ऑफिसर, फ्रेंड, बचपन का दोस्त भी, हरिसेन। और इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ऑर्नेट लैंग्वेज है। मतलब ऑर्नेट लैंग्वेज का मतलब होता है लफाजी जिसे कहते हैं, काफ़ी मतलब ब्यूटीफाई करके चीज़ों को, मेटाफोर का इस्तेमाल करके। सो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति, दैट इज एन यूलॉजी बाय हरिसेन। ही वाज कोर्टियर ऑफ समुद्रगुप्ता। describes मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ, इसमें कंक्वेस्ट ही है, मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता। और उसी के बेसिस पर समुद्रगुप्ता की एक ऐसे कनकरर की इमेज बनी कि वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स ने समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया तक कहा। नाउ इन दिस इंस्क्रिप्शन हरिसेन मेंशंस कि नॉर्थ हो या साउथ हो, इसने किसी को छोड़ा नहीं। साउथ के रूलर्स को इसने डिफीट किया, किसी को पत्थर से मारा, किसी को बांध के लाया, कुछ भी किया। फाइनली दे वर रिस्टोर्ड। ही डिड नॉट अटेम्प्ट डायरेक्ट रूल फ्रॉम द साउथ, फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द एरियाज ऑफ द साउथ। ये आप कह सकते हैं कि एक वाइज मेजर था, इसलिए कि जब जब इस तरह के अटेम्प्ट किए गए हैं
ऐसा लगा है कि चीज़ें कमज़ोर हुई हैं और पॉलिटिकल फॉर्मेशंस का डिक्लाइन हुआ है। मेडिवल एज में अलाउद्दीन खलजी बिहेव्ड लाइक समुद्रगुप्ता, कि उसने एनेक्स नहीं किया, लेकिन उसके बाद से तुगलक रूलर्स ने किया, तो उसके तुरंत बाद डिक्लाइन हो गया। मुगलों में आपको पता है कि शाहजहां ने बहुत रिलक्टेंटली अहमदनगर को एनेक्स किया, उसके बियॉन्ड वो इनडायरेक्ट रूल चाहता था, लेकिन जब औरंगजेब रूलर बना तो उसने पूरा एनेक्स कर लिया। तो देन वी नो कि व्हाट हैपेंड। तो एंशिएंट एज में ऐसा लगता है कि समुद्रगुप्ता ने भी शायद उसी तरह के विजडम को एक्सप्रेस किया कि ही कनकर्ड सदर्न एरियाज बट डिड नॉट अनेक्स देम एंड प्रीफर्ड अ सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट रूल। ये हमें कहाँ से पता चलता है? हरिसेन के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। हरिसेन एक पोस्ट पे काम कर रहा था जिस पोस्ट का नाम है संधि विग्राहिका। ये फॉरेन मिनिस्टर था या वार मिनिस्टर था, और इस पोस्ट पे वो पहले से काम कर रहा था, उसके एंसेस्टर्स भी काम कर रहे थे। संधि विग्राहिका दोस्त भी है, ऑफिसर भी है, पोएट भी है। सोचो कितना लीथल कॉम्बिनेशन है। और वो दिखता है, उसकी लैंग्वेज में दिखता है, उसके अनक्रिटिकल प्रेज में दिखता है। अब इतना बड़ा कनकरर समुद्रगुप्ता है, लेकिन इस पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में मैं कुछ और बताना चाहूंगा। इस पिलर को उसने इंस्टॉल नहीं किया था। ये वही पिलर है जो कभी अशोक ने इंस्टॉल किया था यहां पे। तो इस पिलर पे, इलाहाबाद पिलर पे 3 रूलर्स के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। एक तो अशोक का है जिसको घापद नाम के किसी आदमी ने इंस्क्राइब किया था। अशोकन इंस्क्रिप्शन में घापद, किसी किसी किताब में चापद मिलता है। और इसमें क्या है? मैसेज ऑफ पीस, धम्मा। समुद्रगुप्ता को और कोई पिलर नहीं मिला, इसने इसी पिलर पे, ये प्रयाग प्रशस्ति भी आ गई इस पर, प्रयाग प्रशस्ति इसी पिलर पर आ गई। और इसमें क्या है? हरिसेन टॉकिंग अबाउट वाज कनक्वेस्ट। इसका पीस से कोई लेना देना नहीं है। देन मुगलों में एक रूलर हुआ, जहांगीर का नाम सुना होगा आपने। जहांगीर का ना तो पीस से मतलब था ना कनक्वेस्ट से मतलब था। हाँ, उसने अदल, इंसाफ और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ काम करने की कोशिश की, तो उसने अपने कुछ 12 एडिक्ट्स जारी किए थे। वो 12 एडिक्ट्स भी आपको यहीं पे मिलते हैं। So how many rulers are associated with Allahabad pillar? 3 rulers are associated. Ashoka with his peaceful message, Samudragupta with details of his conquest by Harishen, and Jahangir with his 12 edicts related to better governance. Is that clear? ये गुप्ता के जमाने का कौन सा इंस्क्रिप्शन था? ये पहला इंस्क्रिप्शन था, इलाहाबाद। मैंने मिटा दिया इसको, फिर दोबारा लिख देता हूं, ध्यान में रखिए इसको। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति। दूसरा जो इंस्क्रिप्शन है गुप्ता पीरियड का, उसको हम कहते हैं उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन। उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, और ये भी लगभग उसी स्टाइल में है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि इसका ऑथर है वीरसेना। वीरसेना अ डिसेंडेंट ऑफ हरिसेना, एंड वीरसेना टॉकिंग अबाउट, वीरसेना टॉकिंग अबाउट मिलिट्री ऑपरेशंस, military operations of Chandragupta II. Chandragupta military operations of Chandragupta II विक्रमादित्य। नाम सुना होगा आपने, गुप्ता रूलर्स में ये काफी मशहूर रूलर है। कुछ नहीं तो इतना जानिए कि उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन किसके साथ जुड़ा हुआ। सो उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ Chandragupta II with title Vikramaditya, and it shows कि he conducted some military operations against Shakas, जिसके दूसरे एविडेंस भी हमें मिलते हैं। और उस इंस्क्रिप्शन को कौन लिखता है?
वीरसेन। वो बताता है कि अपने मास्टर के साथ यहाँ तक आया था, उसके मिलिट्री ऑपरेशन में उसने भागीदारी की थी। इसे गुप्ता डायनेस्टी के सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ने का या वेस्टर्न इंडिया की तरफ बढ़ने का एविडेंस मिलता है। अब उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन के बाद इसी रूलर का एक और इंस्क्रिप्शन मिलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि कुछ लोग डाउट करते हैं, लेकिन आपने कभी आयरन पिलर ऑफ मेहरौली का नाम सुना है? ये गुप्ता एज की टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा स्पेसिमेन है, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ मेहरौली। इसको मेहरौली इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, लेकिन आयरन पिलर इज सो फेमस कि अगर मेहरौली माइनस भी कर दें तो आप आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन से काम चल जाएगा आपका। इस आयरन पिलर पर स्पेसिफिकली पूरा नाम किसी का नहीं लिखा गया है, और गुप्ताज के साथ कनेक्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी जरूर होती है, लेकिन हियर देयर इज मेंशन ऑफ अ रूलर हुज नेम इज चंद्रा। इस रूलर का नाम क्या है? चंद्रा। उसके अचीवमेंट्स के बारे में बात की गई है, और इस चंद्रा के बारे में कहा गया कि इसने नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज को जीता, इसने बंगाल को जीता, मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। यानी कि गुप्ता एम्पायर अगर ट्रूली नॉर्थ इंडियन एम्पायर बना तो पॉसिबली नॉर्थ में नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज को और बंगाल को जीतने का काम किसने किया? चंद्रगुप्ता सेकंड ने किया था। और ऐसा लगता है कि उसके फादर समुद्रगुप्ता का अचीवमेंट पोजीशन को कंसोलिडेट करने में और साउथ की तरफ एक्सटेंड करने में ही बीता। So iron pillar inscription of Mehroli talks about a ruler whose name is Chandra. Clear? अब गुप्ता एज में ही भी और इंस्क्रिप्शंस हैं। जैसे एक इंस्क्रिप्शन है यहां पर भी गिरनार के साथ क्या कह सकते हैं? जूनागढ़ ऑफ स्कंदगुप्ता। दिस रूलर इज इंपॉर्टेंट, लास्ट मेजर रूलर मानते हैं इसको गुप्ता डायनेस्टी का। अब ये नाम आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, एंड देयर ऑल्सो वी यूज द टर्म जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। एक्चुअली क्या है कि एक ही पीस ऑफ स्टोन है, दिस इज अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन। इसी पर एक तरफ क्या है? रुद्रदमन का है, और उसके लगभग 300-400 सालों के बाद दूसरी तरफ किसने लिखवा दिया? स्कंदगुप्ता ने लिखवा दिया। तो नाम एक ही हो गया दोनों का, गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्ता, या फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्ता। तो यहां पर वो जो कहता है उसकी तो चर्चा हम लोगों ने कर ली है। स्कंदगुप्ता जो कहता है उसकी चर्चा में कुछ चीजें कॉमन है, और एक कॉमन ये है इसमें, जैसे कि अब मैं यहां पे बता रहा हूं, डू यू रिमेंबर सुदर्शन लेक? यस, सुदर्शन लेक को इसके जमाने में भी रिपेयर कराया गया। चक्रपालित का नाम मिलता है, जो इस समय यहां पे गवर्नर था या उसका कोई रिलेटिव था। पर्णदत्त वहां का लोकल गवर्नर था, उसका बेटा था शायद चक्रपालित, और उसने इसके रिपेरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन हु वाज द रूलर एट दैट टाइम? स्कंदगुप्ता। यानी कि वेस्टर्न इंडिया में जो सुदर्शन लेक है सौराष्ट्र रीजन में, बड़े लंबे समय तक चली, मौर्यास के पीरियड से लेकर गुप्ता के पीरियड तक, और गुप्ता पीरियड में इसको रिपेयर कराए जाने की चर्चा स्कंदगुप्ता ने की है। इसमें इसके भी अपने मिलिट्री कन्क्वेस्ट के बारे में, जैसा कि रुद्रदमन कहता है अपने मिलिट्री कन्क्वेस्ट के बारे में अपने हिस्से में, ये भी अपने हिस्से में उसकी बात करता है। इस समय तक टाइम चेंज हो चुका होता है, और इंडिया हैड विटनेस्ड इन्वेजन ऑफ हुनाज। हुनाज के इन्वेजन लगातार हो रहे थे। हुनाज वर पार्ट ऑफ द न्यू ग्रुप ऑफ फॉरेन इन्वाइडर्स, जो कि खासतौर से गुप्ता डायनेस्टी को इस समय थ्रेट कर रहे थे। क्लियर? तो ये हमारा गुप्ता पीरियड का कौन सा इंस्क्रिप्शन हो गया? चौथा इंस्क्रिप्शन हो गया। और गुप्ता डायनेस्टी आमतौर पे आपको पता होगी, इस बार आप पीटी देने जा रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि 300 to 600 का जो टाइम है उसको हम लोग किसके साथ जोड़ देते हैं?
गुप्ता के साथ जोड़ देते हैं। हालांकि गुप्ता का डिक्लाइन थोड़ा पहले भी हो गया था। सो गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ अस्कंद गुप्ता। नाउ द फिफ्थ वन, अगला इंस्क्रिप्शन जो गुप्ता पीरियड का ही है, गिरनार इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ, यहां पर मैं दोबारा लिख दूं आपके लिए, नॉट समुद्रगुप्ता, now the fifth inscription is एरन इंस्क्रिप्शन। इसका स्पेसिफिक डेट मिलता है 510। इस समय जो गुप्ता रूलर है वो है भानु गुप्ता, बाद के रूलर्स में से एक है, कोई बहुत मेजर अचीवमेंट नहीं है। और भानु गुप्ता के का एक जो कमांडर था वो इस समय मारा जाता है लड़ाई में, और उसके बाद जो उसकी विडो है वो करती है सती। यानी कि ये इंस्क्रिप्शन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती, ये इसी इंस्क्रिप्शन में मिलता है। इसीलिए कुछ लोग गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड मानने से पहले बताते हैं, इशारा करते हैं कि देखिए कुछ सोशल इवेंट्स की भी शुरुआत हुई जिसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो ये रहे गुप्ता पीरियड के मेजर इंस्क्रिप्शंस, बिगिनिंग विथ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, देन मूविंग ऑन टू उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्र अस्कंद गुप्ता, एंड देन एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानु गुप्ता, in which we have first inscriptional evidence of सती। अब गुप्ता पीरियड तक आते आते हमारे पास दूसरे सोर्सेज भी हो गए हैं हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन के। तो अब जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है इंस्क्रिप्शंस का या एपिग्राफी का, वो तो खैर हमेशा रहेगा एक लेवल पे, लेकिन चूंकि बाकी सोर्सेज भी अवेलेबल हैं तो उनका रिलेटिव सिग्निफिकेंस जाहिर सी बात है कि कम होगा। लेकिन फिर भी पोस्ट गुप्ता टाइम के कुछ इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम लोग ना इन जनरल लेते हैं पोस्ट गुप्ता में सारे इंस्क्रिप्शंस को। अब हम लोग टाइम वाइज नहीं बांटेंगे, लेकिन नॉर्मली देख लेते हैं कि कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमारे लिए मशहूर हो सकते हैं। तो एक कैटेगरी बनाएंगे हम लोग पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता में हम लोग सल्तनत तक चले आएंगे, यानी कि अराउंड 600 ईयर्स, कि 600 AD टू 1200 AD या उसके आसपास कौन कौन से मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें कैसी चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, आपको पता है कि गुप्ता के बाद इन द नॉर्थ इंडिया वी हैव हर्षवर्धन, हर्षा। तो कुछ नहीं तो ये जानिए कि हर्षा का नाम किन किन इंस्क्रिप्शन से जुड़ा हुआ है, और इनमें एक इंस्क्रिप्शन ऐसा है जहां हर्षा ने खुद अपने सिग्नेचर किए। इससे पता चलता है कि पढ़ा लिखा आदमी था। तो इसके साथ दो इंस्क्रिप्शंस जुड़ जाते हैं। एक इंस्क्रिप्शन है मधुबन और दूसरा है बांसखेड़ा। So simply know कि मधुबन and बांसखेड़ा inscriptions belong to, so these two inscriptions belong to the time of हर्षा, और हर्षा का टाइम है first half of the 7th century। तो अगर हर्षा का नाम ना भी दे और अगर अरेंजमेंट पूछ दे कभी कभी, तो मेरे ख्याल से आप जस्टिस कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन के साथ। हर्षा से थोड़ा सा पहले, गुप्ताज के डिक्लाइन के बाद, ईस्ट में एक और गुप्ता डायनेस्टी उभरती है जिसको हम कहते हैं लेटर गुप्ता डायनेस्टी। तो यूपी में, ईस्टर्न यूपी में एक जगह है मऊ। आप मऊ से हैं तो आपके पास होगा, तो आप बता दीजिए उसका नाम क्या है। आपने कभी नाम सुना है? हमें रूलर का नाम नहीं पता, बस इतना जानिए कि लेटर गुप्ता से जुड़ा एक इंस्क्रिप्शन है जिसको कहते हैं अफसाड इंस्क्रिप्शन, और ये ईस्टर्न यूपी में मऊ के पास है। क्योंकि आप मऊ से हैं तो आपको बेहतर जानकारी होनी चाहिए थी इसके ऊपर।
नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं, चिराग तले अंधेरा की बात बहुत पहले कही जा चुकी है, ताकि ऐसे मौक़ों पर किसी को कल्चरल शॉक ना लगे। पहले से तैयार रहिए कि लोकल लोग लोकल चीज़ों के बारे में कम जानते हैं। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से बांसखेड़ा में ही सिग्नेचर मिलता है किसका, हर्षवर्धन का। तो इन इसमें से इसी में से किसी में उसका सिग्नेचर है, बांसखेड़ा में ही है मेरे ख्याल से, लेकिन एक बार आप कंफर्म हो लीजिएगा इसको, अभी नहीं बाद में, या अभी हो लीजिए, अभी मैं बता दूं, बांसखेड़ा ही है ना, यस, बांसखेड़ा में हर्ष का सिग्नेचर मिलता है। So now after dealing with these three inscriptions in North India in the post Gupta time, let us shift to the Dakkan. आपको पता है कि हर्षा का दक्कन में कंटेम्प्ररी जो डायनेस्टी है उसका नाम है चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्याज ऑफ बादामी, इन्होंने दक्कन एरिया को रूल किया, हर्ष के कंटेम्प्ररी हैं। पुलकेशिन फर्स्ट वाज द फाउंडर, लेकिन पुलकेशिन सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। और इनकी राजधानी बादामी थी, लेकिन टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए इनके जो साइट्स थे उनमें एक साइट है ऐहोल, और ऐहोल में एक टेंपल है जिसका नाम है मेगुती टेंपल। ये टेंपल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एक जैना टेंपल है, और इसी मेगुती टेंपल में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन भी उसी तरह से है, यूलॉजी की तरह से है, जिस तरह से कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसलिए इसके लिए भी वी यूज द टर्म प्रशस्ति। किसी की प्रशंसा में लिखा जाए, किसी की तारीफ में लिखा जाए। नाउ द कंपोजर ऑफ दिस प्रशस्ति इज रवि कीर्ति, एंड दिस इंस्क्रिप्शन इज इन संस्कृत। यानी कि इस समय तक आते आते, ये हर्षा के टाइम का ही है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th सेंचुरी, इस समय तक आते आते साउथ से, दक्कन से भी प्राकृत रिप्लेस हो गई थी, एंड वी हैव नाउ यूज ऑफ संस्कृत। रवि कीर्ति का ऐहोल इंस्क्रिप्शन के नाम से यह जाना जाता है। इस रवि कीर्ति के ऐहोल इंस्क्रिप्शन का रिलेशन पुलकेशिन सेकंड से है, दिस इज द वन थिंग वी हैव टू नो। बाकी दो और डिटेल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस इंस्क्रिप्शन के बारे में, वो ये है कि रवि कीर्ति ने इस इंस्क्रिप्शन में इसका मेंशन किया है, डिफीट ऑफ हर्षा ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा बाई पुलकेशिन सेकंड, हिज पैटर्न। हमें पता लगता है कि हर्ष ने जब अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया नॉर्थ में, तो उसने साउथ की तरफ खुद को एक्सपेंड करना चाहा, लेकिन ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा हिज साउथवर्ड प्रोग्रेस वाज चेक्ड बाय पुलकेशिन सेकंड, जो कि इस समय का सबसे पावरफुल रूलर लग रहा है, जिसने लगभग इसी के आसपास फर्दर साउथ, मतलब और साउथ की तरफ अगर हम देखें तो उस समय पल्लवा डायनेस्टी थी। पल्लवा डायनेस्टी के एक रूलर है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, उसको भी उसने डिफीट दिया था। तो पुलकेशिन सेकंड सेंटर में है, दक्कन में है, एक तरफ नॉर्थ में हर्षा को डिफीट दे रहा है, साउथ में महेंद्र वर्मन को डिफीट दे रहा है। यानी कि कुछ समय तक ऐसा लगता है कि दक्कन में पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हो गया था। हालांकि बहुत जल्दी ये सिचुएशन चेंज होने वाली थी, इसलिए कि महेंद्र वर्मन, पल्लवा डायनेस्टी का एक बेटा हुआ नरसिंह वर्मन, वो अटैक करेगा, पुलकेशिन सेकंड को मारेगा, बदला लेगा, और इनका जो कैपिटल है जिसको कहते हैं बादामी और बातापी, बातापी कोंडा का टाइटल भी लेगा। इसका मतलब होता है कि द वन हु डिस्ट्रॉयड बातापी। लेकिन कुछ भी हो, थोड़े समय के लिए द फोकस हैड शिफ्टेड टू द दक्कन। So Ravi Kirti and his Ahol inscription is important for throwing light on defeat of Harsha by Pulkesin II. देखो हरिसेन ने इलाहाबाद में क्या किया है कि सिर्फ अपने बॉस की तारीफ की है, अपनी तारीफ नहीं की है।
ही इज प्रेजिंग समुद्रगुप्ता, लेकिन रवि कीर्ति ने ऐहोल में वो गलती नहीं की। उसने बॉस की तो तारीफ की है, खुद की भी तारीफ की है, और खुद की तारीफ करते वक्त उसने कालिदास की चर्चा की है और एक और पोएट की चर्चा की है, भारवी। नॉर्थ इंडियन संस्कृत पोएट्स हैं ये। उससे पहले थे, नॉर्थ में थे, यानी कि टाइम भी अलग था, स्पेस भी अलग था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टा नहीं था। उसके बावजूद भी रवि कीर्ति वाज फेमिलियर विद कालिदास एंड भारवी। और ऐसा कहता है, वो ये बोलता है कि हम भी इनसे कम थोड़े ना है। तो थोड़ी तारीफ रवि कीर्ति खुद के भी कर लेता है। समझ गए? उसी तरह से अगर आप पोस्ट गुप्ता इंस्क्रिप्शंस में और आगे बढ़ें तो एक इंस्क्रिप्शन है हर्षा के बाद, और बड़ा अंडररेटेड इंफॉर्मेशन है, जनरली उसकी चर्चा कम होती है। आपको पता होगा कि एक रूलर है, जैसे हर्षा के बाद अगर नॉर्थ में जो प्रोमिनेंट उभरते हैं तो उसमें से प्रतिहाराज इंपॉर्टेंट है। प्रतिहाराज वही मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी में पावर मिला इनको, लगभग 200 सालों तक रूल किए। दैट इज बिफोर द राइज ऑफ द राजपूत डायनेस्टीज। इन्हीं प्रतिहारा रूलर्स में से एक रूलर है जिसका नाम है मिहिर भोजा, और मिहिर भोजा का एक इंस्क्रिप्शन मिला है एक जगह से जिसका नाम है ग्वालियर। आई होप आई हैव रिटन इट करेक्टली। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मिहिर भोजा द प्रतिहारा रूलर। इसमें दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि इसमें मेंशन है रेसिस्टेंस टू अरब्स, जिसके लिए प्रतिहाराज को खास तौर से जाना जाता है। अरब बाय दिस टाइम हैड एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन सिंध। और दूसरा ये मैजिकल है, जीरो का नाम सुना है कभी आपने? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। तो जीरो का फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिलता है इसी किताब, इसी इंस्क्रिप्शन में, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में। शायद कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या क्या है, उसमें जीरो का इस्तेमाल है या जीरो का रेफरेंस है। दिस इज द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। और इस इंस्क्रिप्शन को हम 9th सेंचुरी में डाल सकते हैं, कहीं 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी। प्रतिहारा का टाइम क्या है एग्जैक्ट देख लीजिएगा कि इसका टाइम क्या, वैसे जरूरत नहीं है, अर्ली मेडिवल में आ जाएगा ये। अर्ली मेडिवल इंस्क्रिप्शन, मिहिर भोजा का इंस्क्रिप्शन। साउथ में अगर हम चलें तो साउथ में, फर्दर साउथ मतलब चालुक्यास के बियॉन्ड, और अगर टाइम में हम आगे बढ़ें पल्लवास के बियॉन्ड, तो आपको पता है कि इन द अर्ली मेडिवल टाइम वी हैव द चोला डायनेस्टी। चोला एंड विच चोला? इंपीरियल चोलास। बड़े लंबे समय तक रूल किया इन्होंने, लगभग 300 साल तक, 400 सभी कह सकते हैं। आपने इस डायनेस्टी के बड़े रूलर्स का नाम सुना होगा। राजेंद्र चोल, अपने नेवल एक्सपीडिशन के लिए जाना जाता है, या फिर राजराज फर्स्ट जो अपने राजराजेश्वर टेम्पल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है जो खास तौर से इंपॉर्टेंट है, बल्कि दो इंस्क्रिप्शन हैं यहाँ पे, उसको कहते हैं उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शंस। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शंस, ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 10th सेंचुरी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 10th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है। और इसके नाम के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो है परांतका फर्स्ट। So Parantaka first, a Chola ruler who ruled in the first quarter of the 10th century, and this ruler has left two inscriptions found at a place called Uttaramerur, known as Uttaramerur inscriptions. इसमें से एक 917 का है, एक 22 वगैरह का है, एग्जैक्ट डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ो उसको। अब इस इंस्क्रिप्शन में क्या मिलता है हमें? तो इस इंस्क्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें मिलता है डिस्क्रिप्शन अबाउट चोला सिस्टम। बस इतना जान लो, चोला सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसके लिए चोला जाने जाते हैं, चोला सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बस इतना जानो।
बाकी चोला सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि विलेज असेंबली सभा किस तरह से अपने जो सब कमिटीज थी जिनको वरियम्स कहते थे उसके जरिए किस तरह से विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को मैनेज करती थी, प्लस ये भी कि किस तरह से सभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था लॉटरी सिस्टम के जरिए। अब एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है, वी नो इन द 13th century दिल्ली सल्तनत केम टू बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। दिल्ली सल्तनत was established in the north and it consolidated itself for almost 100 years before it started shifting towards the south when we have Alauddin Khalji on the throne and when we have Malik Kafur as his very famous commander। ये सारे डिटेल्स पता होंगे आपको। इसमें से दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी थी उस डायनेस्टी में एक रूलर हुआ है जिसका नाम है बलबन, इसका नाम जानते होंगे आप। सेकेंड हाफ ऑफ द 13th century में उसने रूल किया, रजिया के बाद उसके और बाद आप कह सकते हैं कि लास्ट मेजर रूलर था इस डायनेस्टी का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि पालम यही जहां दिल्ली एयरपोर्ट है, पालम से एक इंस्क्रिप्शन मिला है बलबन का। तो पालम इंस्क्रिप्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये बलबन के साथ जुड़ा हुआ है पालम इंस्क्रिप्शन। यहां पे एक बाउली है BAOLI, बाउली आपको पता है ना, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज जहां से वाटर लेते हैं, स्टेप्ड वेल्स। तो इस बाउली के पास पालम बाउली इंस्क्रिप्शन कहते हैं इसको। कौन सा इंस्क्रिप्शन? पालम बाउली, बाउली मैंने नीचे लिख दिया, आप समझ सकते हैं, पालम बाउली इंस्क्रिप्शन। and this inscription belongs to the time of Balban, and quite interestingly this is not in Persian, this is in Sanskrit। टेक्निकली इसको किस में होना चाहिए था? पर्शियन में होना चाहिए था, लेकिन ये संस्कृत में लिखा गया है। दिस शोज द सिंक्रेटिक टेंडेंसीज। और संस्कृत में लिखते हुए बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, छोड़ दो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी गई है कि लॉर्ड विष्णु आराम करने चले गए हैं, अब आराम से सो रहे हैं शेषनाग के ऊपर। क्यों? कि बलबन रूल कर रहा है, अब उनको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, इतना पीस है कि विष्णु को कोई जरूरत नहीं है, वो आराम फरमा रहे हैं। और बलबन को ऐसे प्रेजेंट किया गया कि विष्णु के एजेंट के तौर पे पूरी दुनिया में शांति और पीस एस्टेब्लिश कर रहा है। सो दिस इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत प्रेजिंग बलबन फॉर एस्टेब्लिशिंग पीस, और पीस इतना जबरदस्त पीस कि लॉर्ड विष्णु को अब अपना सुदर्शन चक्र चलाने की कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड विष्णु इज रेस्टिंग इन परपेचुइटी। अब इसके बाद से बहुत और छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। मेजर इंस्क्रिप्शंस और उनके थीम्स, उनका कनेक्शंस, उनका टाइम, उनकी क्रोनोलॉजी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस वाज PT बूस्टर 6th क्लास। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।